Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। MCQ है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग डैमेज द एट्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, कौन सी ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज पहुंचाती है? इथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर पैरा अमाइनो सिलिसिलिक एसिड। हमारी जो 12 क्रेनियल नर्व्स होती है उनमें से जो एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज पहुंचाती है वो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है अपने काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा अपना इसमें करेक्ट आंसर? क्या होगा अपना करेक्ट आंसर? तो देखिए, एट्थ क्रेनियल नर्व होती कौन सी है? एट्थ क्रेनियल नर्व होती है वो, उसका क्या नाम है हमारा? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। एट्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो इस नर्व को डैमेज करती है। उसके अंदर अपना जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इस नर्व का हमारे काम क्या होता है? तो देखिए, ये क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। अब जब हियरिंग का काम करती है तो देखो, अपने ईयर क्या काम करते हैं? अपने ईयर क्या काम करते हैं? बॉडी के बैलेंस में भी काम करते हैं, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर जो वर्टिगो वगैरह होता है तो उसके अंदर आप सभी ने देखा होगा कि जब उस कंडीशंस के अंदर अगर ईयर प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को ज़्यादा वर्टिगो देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादा चक्कर आते हैं उसको। तो बॉडी बैलेंस भी हमने कौन करते हैं? ईयर करते हैं। ठीक है, तो इसको डैमेज करने वाली ड्रग का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग जो है वो क्या करती है? एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। क्यों करती है? अब इसके अंदर क्या होता है, कौन से ग्रुप की होती है ये? तो ये होती है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, मतलब अमाइनो एक ग्रुप होता है ड्रग्स का। तो स्टेप्टोमाइसिन कौन से ग्रुप की ड्रग होती है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड। अब ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या करते हैं? इनका एक एक्शन होता है, चाहे आप साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं अपन। तो ये क्या काम करते हैं? ये एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करते हैं और क्या लीड करते हैं? ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ऑटोटॉक्सिसिटी करवाने वाली एटीटी ड्रग कौन है? स्टेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन। एंड इट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अब देखिए, नेक्स्ट अपन ड्रग की बात करेंगे। वो कौन सी ड्रग होती है? वो है आईएनएच, मतलब क्या? आइसोनियाजिड। तो देखो, आइसोनियाजिड के साइड इफेक्ट क्या आता है? आइसोनियाजिड क्या कोज करवा सकती है? हेपेटाइटिस और न्यूराइटिस। ठीक है, दोनों यहाँ पे मेजर कॉजेज होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं आइसोनियाजिड के। अब देखो, इस न्यूराइटिस को अगर हमें ट्रीट करना है तो न्यूराइटिस को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या देते हैं? गिव विटामिन B6। ठीक है, अपन यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए अपन क्या देते हैं? विटामिन B6। देखिए, हर लाइन में अपने एमसीक्यूज निकल रहे हैं। ओके, अब देखिए, एक आइसोनियाजिड का एक और साइड इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है? आयरन का एक्यूमुलेशन हो जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी किसमें देखने को मिलता है आपको? आईएनएच, आइसोनियाजिड के अपन एक्सेसिव जब डोज होती है, साइड इफेक्ट होते हैं, टॉक्सिसिटी हो जाती है, तब आपको इस प्रकार के उसके साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो कौन सी है? इथाम्बुटोल। तो इथाम्बुटोल का साइड इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इथाम्बुटोल किस पे? देखो, ई से इथाम्बुटोल, और ई से आप क्या समझ सकते हो? आईज को अपन यहाँ पे टारगेट करते हैं, तब क्योंकि इथाम्बुटोल भी क्या करती है? आईज को अफेक्ट करती है। अब आई को अफेक्ट किस प्रकार करती है? कलर का डिस्क्रिमिनेशन।
कलर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कैसा हो जाता है, अल्टर हो जाता है। मतलब कौन से कलर में, रेड एंड ग्रीन कलर में, ये आप इस पे ध्यान रखना। इसलिए चिल्ड्रंस के अंदर ये ड्रग को क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं अपन, क्योंकि चिल्ड्रंस के अंदर कलर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो चिल्ड्रंस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है अगर जिनमें कलर ब्लाइंडनेस की संभावनाएं ज्यादा होती है उनमें। तो इसके साथ में और क्या करता है, ये डिक्रीज विजुअल एक्विटी। हाँ जी, ठीक है, हम जो देखने का जो पावर रहती है, आई पावर रहती है, उसको भी क्या करती है, कम करती है। और नेक्स्ट ये क्या करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो इतने सारे साइड इफेक्ट आते हैं अपने किसके, इथाम्बुटोल के। नेक्स्ट ड्रग कौन सी है, PAS, जिसे हमने क्या कहा, पैरा अमाइनो सेलिसिलिक एसिड। तो देखिए, पैरा अमाइनो सेलिसिलिक एसिड है, इससे एक एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये है सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये क्या करता है, फोलेट सिंथेसिस को, फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी। तो ये किस प्रकार का एक्शन करती है, ट्यूबरकुलोस्टेटिक। ठीक है, उनको मल्टीप्लिकेशन को या फिर आप कर सकते हो उनकी ग्रोथ को ये क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो एक प्रकार की कौन सी कैटेगरी, स्टेटिक्स होती है, दूसरी कौन सी है, साइडल होती है। साइडल में क्या आ जाता है अपना, इथाम्बुटोल वगैरह। तो इसके साइड इफेक्ट में क्या आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया, डायरिया, और क्या देखने को मिलेगा, एडिनोपैथी। इस प्रकार के साइन सिम्टम यहाँ पे साइड इफेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ड्रग कौन होती है अपनी, नेक्स्ट बात करते हैं रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन के एमसीक्यूज आई थिंक आप सभी को पता होगा। इससे क्या होता है, बॉडी के जो सिक्रेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडिश ऑरेंज। तो इससे आपको पेशेंट को एडुकेट करना होता है कि हाँ आपकी बॉडी के सिक्रेशंस है वो ऑरेंजेस हो सकते हैं, तो वो साइड इफेक्ट आप कर सकते हो कि एडवर्स इफेक्ट कर सकते हो आप मेडिसिन के। तो इस प्रकार के यहाँ पे रेडिश ऑरेंज, यहाँ पे आपको यूरिन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, आपको घबराना नहीं है उससे, ये होता है इस मेडिसिन की वजह से। ठीक है, ये ऑब्वियस एडवर्स इफेक्ट होता है अपनी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बात करूँ मैं तो वो क्या है, पायराजिनामाइड। तो देखिए पायराजिनामाइड क्या करती है, पायराजिनामाइड करती है हाइपर यूरेसीमिया। तो हाइपर यूरेसीमिया हो जाएगा तो क्या होगा, अपनी बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल होता है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, गाउटी आर्थराइटिस। और इस गाउट का जो मोस्ट कॉमन क्लासिकल साइन कौन सा होता है, टॉफी होता है। कोलचिसिन वगैरह हम इसके अंदर ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। और देखिए रिफाम्पिसिन से और क्या आपको देखने को मिलता है, तो रिफाम्पिसिन जो है वो क्या करती है, हेपेटाइटिस भी कोज करवा सकती है। और क्या कोज देखने को मिल सकता है आपको, बॉडी के कलर जो है वो ऑरेंज वगैरह देखने को मिल सकते हैं। और एग्जाम में जो एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है वो होता है फ्लू लाइक सिम्टम। ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिससे आपको फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं, वो होता है क्या, रिफाम्पिसिन। आर्थ्रेल्जिया, माइल्जिया वगैरह भी आपके अंदर इस बार रिफाम्पिसिन के अंदर देखने को मिलेगा। तो अपने फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर और उस एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आगे और बन रहे थे, लाइक और कौन कौन सी ड्रग से किस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं आपको, किसको अफेक्ट करते हैं, ये सभी हमने पढ़ लिया है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के फर्स्ट लाइन कैटेगरी जो थी अपन ने ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर ली है। और सेकंड लाइन में कौन थी, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एग्जाम में अगर हम एमसीक्यू पूछा आपको कि फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कौन करती है, तो वो होता है क्या, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient receiving haloperidol complaints of a stiff jaw
एंड डिफिकल्टी स्वेलोइंग द नर्स फर्स्ट एक्शन इज टू। ठीक है, अच्छा एमसीक्यू है। हेलोपेरिडोल के रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू पूछा गया है। हेलोपेरिडोल किसमें आपको देखने को मिलती है? सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स के अंदर हेलोपेरिडोल वगैरह आप काम में लेते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो अलग बात है, वो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है आपका। अब अगर सिजोफ्रेनिया कभी आएगा तो उसके अंदर ड्रग्स के बारे में स्पेशली मैं आपको और समझा दूंगा। तो देखिए, एक पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, हेलोपेरिडोल रिसीव कर रहा है, उसको अभी कंप्लेंट देखने को मिल रही है। क्या कंप्लेंट है? एक तो जो है उसका स्टिफ हो रहा है, उसका जो मुंह है वो अच्छे से नहीं खुल पा रहा है, स्टिफ हो गया है। डिफिकल्टी स्वेलोविंग, स्वेलोविंग करने में भी उसको परेशानी हो रही है। द नर्सेज फर्स्ट एक्शन इज टू। ठीक है, इस प्रकार का जब सिचुएशन आता है तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? रीअश्योर द पेशेंट एंड एडमिनिस्टर एज नीडेड लोराज़ेपाम IM। कि आपको क्या करना है? पेशेंट को रीअश्योर करना है और एडमिनिस्टर करना है किसको? लोराज़ेपाम को IM, या फिर एडमिनिस्टर एज नीडेड डोज ऑफ बेंस्ट्रोपिन IM ऑर्डर, कि बेंस्ट्रोपिन को IM लगाना है जो जितना ऑर्डर किया गया है। एडमिनिस्टर एज नीडेड डोज ऑफ बेंस्ट्रोपिन बाय माउथ एज ऑर्डर, कि भाई उसको जो भी डोज उसको बताएगी है वो ओरली उसको देनी है। एडमिनिस्टर एज नीडेड डोज ऑफ हेलोपेरिडोल बाय माउथ, तो माउथ से आपको क्या करना है? वो हेलोपेरिडोल भी देना है। क्या होगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? अच्छा एमसीक्यू है। देखिए, बात करते हैं किसकी? हेलोपेरिडोल की। सबसे पहला एमसीक्यू इसका किसके अंदर काम में ली जाती है? तो स्किज़ोफ्रेनिया। दूसरा एमसीक्यू इससे कि कौन सी ड्रग है? तो एंटीसाइकोटिक। तीसरा एमसीक्यू इससे कि एंटीसाइकोटिक में भी कौन सी है? तो ये है टिपिकल। टिपिकल होती है, एटिपिकल होती है, तो ये ओल्डेस्ट वन है, तो इनको बोला है टिपिकल एंटीसाइकोटिक। चौथा एमसीक्यू इससे ये क्या करती है? ये करती है मेंटेन द बैलेंस ऑफ डोपामिन। हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन के लेवल को बैलेंस करती है, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो ये क्या करते हैं? बैलेंस को मेंटेन करती है डोपामिन के। और जब डोपामिन का बैलेंस होगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा? उसका बिहेवियर के अंदर चेंजेज आएंगे, मतलब पॉजिटिव चेंजेज आएंगे। उसकी जो थिंकिंग वगैरह है वो अच्छे से काम होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये इतने सारे नॉर्मल से एमसीक्यू बनते हैं हेलोपेरिडोल से। बाकी खूब सारे एमसीक्यू बनते हैं, लाइक जैसे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम आपको किससे देखने को मिलता है? मैक्सिमम वो आपको देखने को मिलेगा हेलोपेरिडोल से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के अंदर भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, तो वो अपना एक अलग टॉपिक हो जाता है। इस एमसीक्यू से अपन ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। तो जब कभी हेलोपेरिडोल है और आपको ऐसी कंप्लेंट्स देखने को मिले पेशेंट में, तो अभी आप क्या करोगे? एज ए नर्स आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई, अभी आप क्या करोगे? तो देखो, स्टिफ जो हो गया है, तो स्टिफ जो हो गया और अगर आप ओरली कुछ दोगे तो क्या हो सकता है? एस्पाइक्सिया, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक प्रकार से एस्पिरेशन कर सकता है पेशेंट। तो देखो, नीचे के दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे कि भाई आपको माउथ से तो आपको कुछ नहीं देना यहाँ पे। दूसरा, इसके बाद में देखिए, जो लोराज़ेपाम जो होता है, लोराज़ेपाम जो ड्रग है वो क्या करती है? एंजाइटी को कम करती है, डिक्रीज एंजाइटी। बट देखिए, आपको जो यहाँ पे सिम्टम्स दिख रहे हैं पेशेंट के अंदर, उसके अंदर ये कौन से सिम्टम है? स्टिफ जो हो रहा है, स्वेलोइंग में प्रॉब्लम हो रही है, मसल रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये जो सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये कौन से सिम्टम्स हैं? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होते हैं। इनको अगर हम देखो, यहाँ पे लोराज़ेपाम तो एंजाइटी को ट्रीट करती है, तो अपन यहाँ पे लोराज़ेपाम भी नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर ए भी अपना गलत हो रहा है यहाँ पे। लास्ट में क्या बचता है? बेंजीट्रोपिन को अपन क्या करते हैं? IM इसको ऑर्डर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये EPS के एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को ये क्या करता है? डिक्रीज करता है, और हेलोपेरिडोल की टॉक्सिसिटी को भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसलिए जब कभी भी EPS आता है तो हमें कौन सी ड्रग देनी होती है? बेंजीट्रोपिन। ठीक है, ध्यान में रख लो, EPS की ड्रग ऑफ चॉइस मान लेते हैं अपन किसको? बेंजीट्रोपिन को है। ठीक है, तो हेलोपेरिडोल के एक्शन को काउंटर एक्शन करना किसका काम है? बेंजीट्रोपिन का।
ठीक है। हेलोपेरिडोल जब डोज बढ़ेगी तो मैक्सिमम ईपीएस कौन करता है, हेलोपेरिडोल करता है ना। इसलिए यहाँ पे भी आपको देखो क्या मिल रहा है, स्टिप जो मिल रही है, टार्डिव डिस्काइनेशिया वाले सिम्टम, ठीक है, टंग प्रोड्यूसिंग मिल रही है, डिफिकल्टी इन swallowing मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, नेक जो मिल रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार के सिम्टम्स को हमें सोल्व करना है तो आप क्या दोगे, एडमिनिस्टर द नीडेड डोज ऑफ बेंस्ट्रोफिन आईएम ऑर्डर, ठीक है। अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों रहेगा, क्या रहेगा, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। बेंस्ट्रोफिन क्या कर देगा यहाँ पे कि एस्पाइक्सिया से प्रिवेंट कर देगा, मतलब ईपीएस के सिम्टम्स डिक्रीज कर देगा। तो इस प्रकार के साइन सिम्टम यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, और हेलोपेरिडोल को जो इंजेक्शन होता है उसको आपको कौन से मेथड से देना होता है, तो जेट ट्रैक मेथड से देना होता है हमेशा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद ए ब्रेन ट्यूमर वाज scheduled फॉर क्रेनियोटोमी। एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, ब्रेन ट्यूमर हुआ है, वो अभी उसको क्या शेड्यूल हुआ है, क्रेनियोटोमी उसको शेड्यूल किया गया है। इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेरेब्रल एडिमा आफ्टर सर्जरी द नर्स शुड एक्सपेक्ट द यूज ऑफ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जब क्रेनियोटोमी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट के अंदर सेरेब्रल एडिमा देखने को मिल सकता है ड्यू टू इंजरी या फिर ड्यू टू सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। अपन जब वुंड हीलिंग की मैंने आपको जो प्रोसेस बताई थी तो उसके अंदर इन्फ्लामेटरी फेज होती है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट मेरी कंटिन्यू क्लासेस ले रहा है तो उसको पता होगा, जब मैंने वुंड हीलिंग की फेजेस पढ़ाई थी, सारी 4 फेजेस पढ़ाई थी, उसके अंदर अपनी कौन सी थी, हिमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफेरेटिव, मैच्योरेशन वाली फेज थी। तो इनके अंदर एडिमा भी देखने को मिलता है स्लाइटली। तो प्रिवेंट करना है एडिमा को, तो नर्स अभी क्या एक्सपेक्ट करेगी यूज करना, ठीक है। नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी यूज करना ऐसे केसेस के अंदर, एंटी हाइपरटेंसिव देगी, डायूरेटिक्स देगी, एंटी कन्वल्जेंट देगी, या फिर स्टेरॉइड देगी। देखो जब अपन ने पढ़ा था तो उसके अंदर क्या होता था, इन्फ्लामेटरी फेज थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्वेलोइंग होता है। बस यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बन गया। तो इसी इन्हीं दो वर्ड से आपका जो है वो आंसर आपका अभी आपके सामने आएगा। अब आप इन दो फ्रेज, दो वर्ड के, अगर दो वर्ड जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनके अकॉर्डिंग भी अपना आंसर, अगर किसी ने गलत किया है, अगर इसको पता है तो वो अपना आंसर चेंज कर सकता है अभी भी। अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से अपना आप जो सोच रहे हो वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे डायलिटिक्स है, एडिमा है तो डायलिटिक्स दे देंगे तो एडिमा जो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा बॉडी से। बट एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना कि एडिमा वहाँ पे हुआ है सर्जरी की वजह से, क्रेनियोटोमी की वजह से, ना कि कोई इंजरी वगैरह हुई है तो आप मैनिटोल वगैरह वाला ऑस्मोटिक डायलिटिक वाला एक्शन आप सोच रहे हो। तो देखिए एंटी इन्फ्लामेटरी को क्या है इनमें से, तो एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है, स्टेरॉइड है। तो अपन यहाँ पे क्या देंगे पेशेंट को, स्टेरॉइड थेरेपी अपन वहाँ पे शुरू करेंगे ताकि उसमें इन एंटी इन्फ्लामेशन फेज यहाँ पे इतनी ज़्यादा एग्रेसिव ना हो और वहाँ पे स्वेलोइंग की कंडीशन यहाँ पे नहीं देखने को मिले आप सभी को, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है स्टेरॉइड का। इसके लिए अपन क्या करेंगे, स्टेरॉइड को हम यहाँ पे करेक्ट मानेंगे, जिससे कि क्या होगा, डिक्रीज होगा क्या, एडिमा, या फिर ये क्या करेगा, एडिमा को प्रिवेंट ही कर देगा होने से। अब देखिए क्या हो रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव क्यों अपनी करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि एडिमा से हाइपरटेंशन होता है। यहाँ पे तो हमें एडिमा को ही प्रिवेंट करना है, तो हाइपरटेंसिव देने का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एडिमा से प्रिवेंट करना है, एडिमा से हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटी हाइपरटेंसिव देने की नीड नहीं है, वो आफ्टर एडिमा अपन दे सकते हैं। पेशेंट को हाइपरटेंशन देखने को मिले तो एडिमा एंटी हाइपरटेंसिव अपन दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है वो एक एज ए डाययूरेटिक एक्ट भी करती है। मैंने इसका भी आपको एक एमसीक्यू सोल्व करवाया था, तो उसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर कोई मेरी क्लासेस कंटिन्यू देख रहा है तो उसको अच्छे से पता होगा कि मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। आई ने रिपीट में आप सभी को वो चीज़ें नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं हमसे, तो और जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं तो उनके साथ भी वो थोड़ा रहता है कि वापस से आप सेम चीज़ रिपीट करोगे, हमें डेली कुछ नया सीखना होता है। तो अगर कुछ नए बच्चे हैं, डाउट्स वगैरह है, तो उनको हमारी प्रीवियस जो यूपी यूएमएस की क्लास, सॉरी केजीएमयू की क्लास के अंदर ही मैंने आपको वो एमसीक्यू सॉल्व करवाया, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए एंटी कन्वर्जेंट, तो एडिमा होगा उससे कन्वर्जन भी आने लग सकते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटीन यूरिया वगैरह, मैंने आपको पढ़ाया था प्री एक्लेम्सिया, उसके अंदर क्या होता है एडिमा देखने को मिलता है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे सम टाइम्स के अंदर सेरेब्रल एडिमा भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक्लेम्सिया के अंदर प्रॉब्लम कन्वर्ट होके क्या हो सकता है सीजर वगैरह आ सकते हैं। तो अभी वहाँ तक बात नहीं पहुंची है, एडिमा से हमें बचाना है तो एंटी कन्वर्जेंट भी अपन नहीं देंगे। डायूरेटिक जो है आप दे सकते हो, बट डायूरेटिक भी कब दोगे जब एडिमा हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तब दोगे। तो डायूरेटिक का भी इतना यहाँ पे है नहीं, हमें तो प्रिवेंट करना है एडिमा से, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, स्टेरॉइड अपना बेस्ट एंड प्रायोरिटी ड्रग रहेगी आपके यहाँ पे। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट एमसीक्यू, ACEs participate in the renin-angiotensin-aldosterone system to have which of the following physiological effect। सिंपल सा एमसीक्यू है, जो ऐसी ही ड्रग्स होती है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स वाली ड्रग है, वो क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है किसमें, रास सिस्टम के अंदर। अब वो पार्टिसिपेट करके कौन सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमें देती है, इसके बारे में एमसीक्यू पूछा गया है। आंसर ऑप्शंस क्या है अपने पास में, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन सेकंड टू 1, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड सोडियम डिप्लेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, सोडियम को डिक्रीज करेगी, प्रमोट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन को प्रमोट करेगी कि भाई ज़्यादा पानी बचाओ, ज़्यादा नमक बचाओ अपनी बॉडी के अंदर, स्टिमुलेट वेजोडाइलेशन को बढ़ाएगी, एंड इनहिबिट सोडियम डिप्लेशन, सोडियम को कम करेगी, डिक्रीज करेगी और वेजोडाइलेशन बढ़ाएगी। तो सिंपल सा आपको पूछा है कि ऐसे ही इनहिबिटर का वर्क क्या होता है रास सिस्टम के अंदर। क्या होगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो देखिए जो ऐसी ही ड्रग होती है, देखो कंप्लीट नाम क्या रहता है इनका, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब देखिए इस एंजाइम को इनहिबिट करने का वाली ड्रग को हम क्या कहते हैं, ऐसी इनहिबिटर ड्रग्स। अब ये करती क्या है, इनहिबिट करती है हाई ब्लड प्रेशर को। किस प्रकार से ये करेगी, ये क्या करती है, वाइड करती है अपने ब्लड वेसल्स को, ये क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे कि जो ब्लड प्रेशर रहता है वो यहाँ पे आपको लो देखने को मिलता है। मगर देखिए वाइड एंड डायलेट द ब्लड वेसल्स, improve amount of blood to the हार्ट। ठीक है, ये हार्ट के पास में अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचाएगी, हार्ट उसको पंप करेगा, और जो पेरीफेरली जो वेजो अगर पेरीफेरली जो वेजो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ब्लड प्रेशर लो देखने को मिलता है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर हुआ करती है, डिक्रीज करती है, किस प्रकार करेगी, वाइड करके ब्लड वेसल्स को, ठीक है, और पेरीफेरली क्या करेगी, अच्छे से ब्लड सर्कुलेट करने का काम करेगी। ठीक है, इनहिबिटर की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो अपना रास सिस्टम होता है, रास सिस्टम के अंदर देखो क्या होता है, एंजियोटेंसिन के बारे में बात करता हूँ, अगेन मैं सिंपल एंजियोटेंसिन के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। एंजियोटेंसिन क्या होता है, पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो मैंने आपको बताया था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग होती है, वो क्या करती है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती है। अभी आप समझ में आया कि एंजियोटेंसिन वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, जिससे प्रेशर बढ़ता है हार्ट पे, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जो इसको इनहिबिट करने वाली ड्रग का क्या नाम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स। ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स को वाइड करती है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ था उसको नॉर्मल करती है। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, एंजियोटेंसिन क्या होता है, पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अब ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होने की वजह से ये क्या करता है, रिलीज
द एल्डोस्टेरोन। इसके आगे अपन लिख देंगे स्टिमुलेट। स्टिमुलेट रिलीज द एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होने की वजह से ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए। ठीक है, अब जब देखिए एल्डोस्टेरोन अगर स्टिमुलेट हो जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा हमारी बॉडी के अंदर, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन। ठीक है, तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, देखो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, प्रोमोट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। अब क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पूछा क्या है, यहाँ पे आपको इनहिबिटर का एक्शन नहीं पूछा है जो आप वाइड कर दोगे वेसल्स को। ठीक है, वाइड का आपसे पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा है कि रास सिस्टम के अंदर एंजियोटेंसिन क्या करता है। तो रास सिस्टम के अंदर एंजियोटेंसिन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से अपना आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार के जो एमसीक्यू है आपको एम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और केजीएमयू अगर उस लेवल तक अगर आपको एमसीक्यू देता है तो वहां पे भी आपको ये जो एमसीक्यू है आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, इन द ऑपरेशन थिएटर एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर आस्क द नर्स एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया। ठीक है, एक आप जब ऑपरेशन थिएटर में काम करते हो और वहाँ पे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, नर्स को एक्सप्लेन करता है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया के एक्शन को। द नर्सेज रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ दैट इन्फ्लिस्टेशन एनेस्थेसिया। अब नर्स का जो नॉलेज है जो इन्फ्लिस्टेशन एनेस्थेसिया को लेके है, उसको वो क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर की, द नर्सेज रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द नॉलेज। अगर उसको अच्छा नॉलेज होगा कि इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया ये काम करता है तो वो अपना क्या आंसर करेगी। इज अप्लाइड ओनली टू म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रोवाइड लोकल एनेस्थेसिया, की ये क्या करती है, लोकल एनेस्थेसिया को प्रोवाइड करवाता है। या फिर ब्लॉक द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नर्व एंड टिश्यू क्लोज टू द ऑपरेटिव एरिया, कि भाई जो आपने जो ऑपरेटिव ऑपरेशन किया है, इंसिजन लगाया है, उसके आसपास की जो नर्व को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक सेंसेशन टू एन एंटायर लिम्ब और ए लार्ज एरिया ऑफ द फेस, ये क्या करती है, एंटायर लिम्ब को जहाँ पे सर्जरी की है उसको और थोड़ा फेस के भी कुछ एरियाज को यहाँ पे ब्लॉक कर देती है सेंसेशन वहाँ के। प्रोड्यूस नंबिंग रीजनल एरिया सच एज लोअर एब्डोमन एंड लेग, ये क्या करता है आपके नमनेस कोज करता है लार्ज रीजनल एरिया में लोअर एब्डोमन के। किसके बारे में पूछा गया आपसे, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया के बारे में पूछा गया है, इसका एक्शन क्या है आपसे डॉक्टर ने पूछ लिया तो आप क्या बताओगे। तो देखिए सबसे पहला देखो आपको क्या बताया गया है, प्रोवाइड लोकल एनेस्थेसिया। तो देखिए लोकल एनेस्थेसिया यहाँ पे एमसीक्यू करेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि लोकल एनेस्थेसिया क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम कर रहा है, और आपने क्या देना, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया देना है। इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया क्या होता है, जब कभी आप सर्जरी करते हो स्मॉल जगह पे, ठीक है, स्मॉल इंसिजन, स्मॉल इंसिजन किया आपने, और जब आप सुचरिंग करते हो वापस उसको क्लोज करते हो तो एनेस्थेसिस्ट क्या करता है, आपको लोकल एनेस्थेसिया देता है आपको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। इन्फिल्ट्रेट कैसे करोगे, सिरिंज के अंदर आपने उसको डाइल्यूट किया, जितना एमएल उसने दिया, उसने कहा कि इतने में इसको डाइल्यूट कर लो, तो डाइल्यूट किस में करोगे, नॉर्मल सलाइन जो आपके पास रहता है ड्यूरिंग सर्जरी, उसमें एमसीक्यू बन सकता है। इसके बाद में देखो क्या होता है कि ये जो आपका जो सूचर आपने आप कर रहे हो, इसको सूचर कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप सूचर कर रहे हो इसको, तो यहाँ के सराउंडिंग जो टिश्यूज वगैरह रहते हैं, इसके अंदर जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं किसको, आप उस एनेस्थेटिक एजेंट को, ताकि वो क्या करे, वो क्या कर दे, ब्लॉक कर दे यहाँ की जो नर्व वेसल्स आती है, जिससे कि पेशेंट जब होश में आएगा, कॉन्शियस होगा, तो उसको पेन ना हो। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है, बेस्ट आंसर जाएगा कि ऑपरेटिव एरिया सबसे पहले, दूसरा स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नर्व टिश्यू को यहाँ पे क्लोज करती है, और एक स्पेसिफिक ऑपरेटिव एरिया को, वो भी एरिया भी कैसा होना चाहिए, स्मॉल एरिया को। ठीक है, तभी ये काम आता है, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं अपन, ताकि पेन वगैरह वहाँ पे ना हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है नर्व के अंदर, जो टिश्यू के अंदर जो नर्व रहती है छोटी छोटी, उनको। ओके, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है, लोकल एनेस्थेसिया की बात हो रही है, मगर इन्फिल्ट्रेशन एक लोकल एनेस्थेसिया नहीं है,
एक थोड़ा ये अलग है उससे। ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ एंटायर लिम्ब, देखो अगर ये क्या है अपना, ये अपना मान लो अपना हैंड है, ठीक है, ये उसके ट्रंक वाले पार्ट हो गया, नेक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सर्जरी करना है सपोज यहाँ पे हैंड पे, और हमको क्या देना है, अब केवल हैंड पे पर्टिकुलर जगह पे आपको ऑपरेशन करना है, तो पूरा उसको जीए देने की जरूरत नहीं है। इसको आप स्पाइनल भी नहीं दे सकते। स्पाइनल कहाँ पे लगता है, आप सभी को पता है स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ पे लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कहाँ लगता है। ओके, सी शेप उसको पोजीशन देते हैं अपन, ठीक है, लंबर के अंदर लगता है, ध्यान में रखना। तो देखो, तो इससे यहाँ पे अगर सर्जरी करवानी है, लाइक सर्जरी करनी है इसकी एल्बो की, या फिर उसकी ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया है, या फिर रेडियस या फिर अल्ना, तो यहाँ पे आप क्या दोगे कि पेरिफेरल, केवल इस एंटायर लिम्ब को ब्लॉक करना है, तो आप क्या दे दोगे यहाँ पे, इसको नर्व ब्लॉक दे दोगे, कि यहाँ की जो मेजर नर्व थी उसको आपने ब्लॉक कर दिया, ताकि जो एंटायर जो लिम्ब है वहाँ का सेंसेशन लॉस हो जाएगा कुछ टाइम तक। ये होता है नर्व ब्लॉक, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये बताया गया आपको। अब लास्ट में क्या है, प्रोड्यूस नंबनिंग इन लार्ज एरिया एंड सच एज लोअर एब्डोमेन एंड लेग्स। तो देखो लार्ज एरिया लोअर एब्डोमेन और लेग्स के अंदर आप सर्जरी करोगे, लाइक हिस्टेक्टोमी हो गई, या फिर आप हेमरेटेक्टोमी हो गई, अपेंडिक्स तो अपन नहीं कर सकते, अपेंडिक्स के अंदर अपन मोस्टली जीए देते हैं, ठीक है। मतलब लेग की कोई सर्जरी हो गई, कोई फ्रैक्चर है, उसके अंदर आपको नेलिंग करना है, पीएफएन करना है, आपको प्लेटिंग करना है, तो उसके अंदर आप क्या दोगे उसको, स्पाइनल एनेस्थेसिया। तो ये किसकी बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 4 में स्पाइनल एनेस्थेसिया की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 भी अपना क्या हो रहा है, करेक्ट नहीं होगा, एंड थर्ड भी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे बेस्ट एंड करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, what medication is most likely to administer to the client with diagnosis of herpes zoster। ठीक है, herpes zoster हो रखा है, क्लाइंट को डायग्नोस हो गया है, और यहाँ पे आप जो क्लाइंट को मोस्ट लाइकली मेडिकेशन क्या दोगे, एडमिनिस्टर क्या करोगे, पेनिसिलिन, एसाइक्लोवियर, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर फ्लूकोनाजोल। तो देखो हर्पीज जोस्टर है, जो क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, तो पेनिसिलिन तो दोगे नहीं, ठीक है। कौन सी यहाँ पे वायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग कौन सी है, तो क्या दोगे यहाँ पे, इसको एंटीवायरल दोगे। एंटीवायरल क्या है यहाँ पे, एसाइक्लोविर, एसाइक्लोविर दोगे इसको। एसाइक्लोविर की आपसे अगर पूछ ली कि भाई हर्पीज वायरस के अंदर डोज क्या रखोगे, तो 800 mg दोगे 5 टाइम्स ए डे। और कैसे देना है इसको, ओरली देना होता है। और कौन सी एंटीवायरल थेरेपी आप यहाँ पे दे सकते हो पेशेंट को, तो वेलासाइक्लोविर, इसके अलावा और क्या दे सकते हो, फेमिक्लोविर, ठीक है। तो एंटीवायरल ड्रग देंगे अपन इसके अंदर। वेरिसेला जोस्टर वगैरह मैंने आपको पढ़ाया था, हर्पीज जोस्टर जिसको चिकन पॉक्स हो रखा होता है, उसके अंदर स्पाइनल कोड के अंदर हर्पीज वायरस जो है वो रह सकता है, रिमेनेंट रह सकता है बॉडी के अंदर, जो इन फ्यूचर उसको कभी प्रॉब्लम कोज कर सकता है, तो वो क्या करेगा, हर्पीज जोस्टर कोज करेगा। पेनफुल ब्लिस्टर्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ओरल कैविटी से अपन ये जो आपका जो स्किन, सुपरफिशियल स्किन यहाँ पे क्या होती है, अफेक्ट होती है, पेनफुल ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं हर्पीज जोस्टर वायरस में, ठीक है, जिसको सिंगल्स डिजीज भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द ड्रग यूज्ड टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेसिया। ऐसी कौन सी ड्रग है जो इंक्रीज कर देगी इफेक्ट को, लोकल एनेस्थेसिया के इफेक्ट को, ठीक है। लोकल एनेस्थेसिया अपन कहाँ देते हैं, जहां हमें सर्जरी करनी है उतनी सी जगह में आप एनेस्थेसिया दे रहे हो, ये क्या हो गया, लोकल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया की बात करते हैं तो वो क्या होगी, पूरी बॉडी को यहाँ पे एनेस्थेसाइज किया जाता है इंट्यूबेशन के द्वारा। इंट्यूबेशन आप किससे कर सकते हो, ईटी ट्यूब से कर सकते हो, आई जेल से कर सकते हो, और किससे कर सकते हो, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब से, जो इंट्यूबेट लाइक जो डायरेक्ट ट्रेके के अंदर जाए और उसको एनेस्थेटिक एजेंट के द्वारा, गैसिक एजेंट के द्वारा उसको, गैस के द्वारा एनेस्थेसिया दी जाए उसको। यह हो गया बात कौन सी, लोकल। और रीजनल लिम्ब को आपको करना है तो आप क्या दोगे, नर्व ब्लॉक। और लोअर बॉडी को अगर आपको देना है तो आप क्या दोगे, स्पाइनल एनेस्थेसिया। जो स्पाइन की अंदर जो क्या होता है एनेस्थेसिया, अपन यहाँ पे एजेंट डालते हैं, वहाँ का जो नीचे का सेंसेशन है वो यहाँ पे चला जाता है।
स्पाइनल एनेस्थीसिया का टाइप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीएसई। ये एक टाइप है एनेस्थीसिया का। अपन फिर कभी पढ़ेंगे, जब एनेस्थीसिया के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तब ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नॉर्थ साइड के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, केजीएमयू के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। केजीएमयू के बारे में चल रहा है तो केजीएमयू तक लेवल वहीं तक रहने देते हैं अपन। तो कौन सी ड्रग है वो इंक्रीज करेगी लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट को? तो देखिए ऑप्शन क्या है, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एट्रोपिन या फिर डोबुटामाइन। दूसरा देखिए एक और ठीक है, अभी मैं आपको आंसर बताने से बाद में बताऊंगा। तो देखिए लोकल एनेस्थीसिया वर्क क्या करता है, लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है, डायलेशन करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। अब जब ब्लड वेसल का डायलेशन होगा, लाइक सपोज कीजिए आपने यहाँ पे एनेस्थीसिया दिया है, ठीक है, एनेस्थीसिया आपने दे दिया, आपको यहाँ पे सर्जरी करनी है। अब ये अगर यहाँ की ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाएगी तो वो क्या करेगी, एनेस्थेटिक एजेंट को अपनी अंदर डाल लेगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर एनेस्थेटिक एजेंट चला जाएगा और इस जगह पे, इस टिश्यू के अंदर लोकल जो एजेंट था वो उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट को पेन फील होगा। समझ में आया आपको कि भाई डायलिसिस करती है तो पेशेंट को कुछ टाइम तक ही वो उसका इफेक्ट रहेगा, फिर वो जो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा तो यहाँ का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और पेशेंट को पेन होने लग जाएगा। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, अफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करना है, इस ब्लड वेसल्स को क्या कर दो, आपको तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने के दो अच्छे रीजन है, एक तो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट है तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम रहेगी, तो क्या होगा, एनेस्थेटिक एजेंट ब्लड के अंदर मिलेगा कम, तो इसका जो वो क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, कौन करेगा इसको कॉन्स्ट्रिक्ट? तो ये करेंगे एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, एक ही है दोनों। ठीक है, एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन क्या करेंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं ये दोनों। अरे कोई डाउट तो नहीं आ रहा आप सभी के, समझ में आ रहा ना आराम से? अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट में बता देना मुझे, ताकि मैं उसको सोल्व करूँ वहाँ पे। ठीक है, ऐसे मुझे लगता है कि हाँ मेरी ऑडियंस जो है, मुझे जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो सबको बस मैं समझा रहा हूँ, वो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा तो बताओ मुझे, ताकि मैं आपको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आ रहा है तो कमेंट करके जाओ कि सर हाँ हमें मज़ा आ रहा है, हमें अच्छा समझ में आ रहा है, हम कुछ नया सीख रहे हैं, या फिर हमको अच्छा लगा क्लास में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमसे कुछ आपने सीखे हैं। ठीक है, तो कुछ तो थोड़ा फीडबैक दिया करो मुझे, ताकि उससे क्या है कि मुझे थोड़ा पता लगता रहे आपके बारे में कि हाँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनका लेवल कहाँ तक है, मुझे कहाँ से उनको शुरू करना है समझाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्लीडिंग को एक तो बचा, एक तो ब्लीडिंग कम कर देंगे, इसका इफेक्ट बढ़ा देंगे। क्या होगा आंसर अपना करेक्ट, एफिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। अब देखिए इसका एक साइड इफेक्ट भी है। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है, अगर किसी अपन एनेस्थीसिया हमने किसी को दिया तो देखो साइड इफेक्ट किस में आएगा, लोकल में नहीं आएगा, साइड इफेक्ट आएगा किस में, जीए वाले पेशेंट के अंदर। जीए वाले पेशेंट के अंदर हम देखो सर्जरी करते हैं ना, तो अपन क्या लेते हैं, एडीआर मॉप देते हैं, एडीआर मॉप। मॉप आप सभी को पता है, जो स्क्वायर के अंदर आपको जो क्या मिलता है, कॉटन का बना हुआ रहता है, कॉटन फाइबर्स का बना हुआ रहता है, जो सर्जरी के अंदर कुछ ब्लड वगैरह आता है उसको सोक करने में काम आता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉप। तो जब कभी भी बड़ा ऑपरेशन लगता है, इंसिजन होता है, तो वहाँ क्या करते हैं, एडीआर मॉप सर्जन मांगता है, तो वहाँ पे हम क्या देते हैं, एडीआर डाइल्यूट करके अपन उस मॉप के अंदर एक बॉल बॉल के अंदर एनएस लेते हैं। एडीआर को हमेशा किस में डाइल्यूट करना होता है, एनएस के अंदर। इन दोनों को एक इक्वल इक्वेशन के अंदर डाइल्यूट करके उसके अंदर मॉप को भिगो के अपन देते हैं सर्जन को, जीए के अंदर। अब देखिए नौशेट लेवल का एमसीक्यू बता रहा हूँ मैं आप सभी को, केजीयू में यहाँ तक नहीं जाएगा। ओके, तो देखो जीए के अंदर क्या होता है, अगर पेशेंट हाइपर टेंशन में है ऑलरेडी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर पेशेंट हाइपर टेंसिव है, हिस्ट्री रही है उसकी, और अगर अपन यहाँ पे उसको एडीआर मोप अपन उसको दे रहे हैं, एडीआर क्यों दे रहे हैं, ताकि ब्लीडिंग कम हो, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। तो जब हम एडीआर ज़्यादा देते हैं, अगर अपन ज़्यादा एडीआर लगा देते हैं, ज़्यादा एडीआर मोप से अपन उसको दे देते हैं, अगर उसको अपन मिक्स अच्छे से रेशियो में मिक्स नहीं करते हैं, तो वो और क्या करवाएगा, हाइपर टेंशन कोज करवाएगा। जब हाइपरटेंशन होगा तो आपको देखने को क्या मिलता है, आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है एपिस्टेक्सिस। हाइपरटेंशन के अंदर नोज ब्लीड देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर। तो उसमें क्या होता है, जो अपना जो केस पिक्चर फ्लेक्सस होता है नोज के अंदर, वो फ्लेक्सस के अंदर क्या
टाइनी ब्लड वेसल्स होती है वो इंजर हो जाती है ड्यू टू हाइपरटेंशन। तो और ज़्यादा हाइपरटेंशन होगा जीए वाले पेशेंट्स के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो चलो एक थोड़ा अलग से कॉन्सेप्ट की बात थी, नोट सेट के लेवल का एमसीक्यू था। अगर आपको पूछ ले तो आप आराम से आंसर कर देना, क्योंकि आरएनसीसी के यूट्यूब क्लासेस के अंदर आपने इसको आराम से देख लिया है। तो नेक्स्ट अभी मूव ऑन करते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा अपने गेन कर लिया ऐसी एक एमसीक्यू से। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ड्रग विच शुड नॉट बी गिवन इन रीनल डिजीज। ठीक है, रीनल डिजीज के अंदर कौन सी ड्रग नहीं देनी है हमें? जेंटामाइसिन, नाइट्रोक्लोसाइड, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर सेफ्ट्रैक्सोन। रीनल डिजीज के अंदर कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स अपन अवॉइड करेंगे, नहीं देनी है? तो देखिए, रीनल डिजीज के अंदर कोई ड्रग नहीं देनी है, तो मतलब वो क्या करवाती है? वो ड्रग वो करवाती है रीनल टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो उसको कौन सी ड्रग है ऑप्शंस में से? तो ड्रग का नाम क्या है? जेंटामाइसिन। ठीक है, तो जेंटामाइसिन को हम कभी भी रीनल डिजीज वाले पेशेंट के अंदर हमें नहीं देना है। ओके, और कहाँ कहाँ नहीं देना है ये भी देख लो। जेंटामाइसिन जो होती है वो क्या करती है? एक तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, इसलिए इसको रीनल फेलियर वाले पेशेंट में अवॉइड करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट इन रीनल फेलियर पेशेंट। एमसीक्यू है सारे। दूसरा देखिए, ये क्या करती है? ऑटोटॉक्सिसिटी भी करती है, इसलिए इसको क्या है कि वहां भी हमें इसको क्या करना है? अवॉइड करना है। थर्ड वन देखिए क्या करता है ये? टेरेटोजेनेसिटी, इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर भी नहीं लगाना, बच्चे के अंदर साइड इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। फोर्थ वन देखो ये क्या करता है? ये करता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करता है, देखो मैंने आपको अभी रिसेंट के अंदर एक डिजीज पढ़ाई थी। कौन सी डिजीज पढ़ाई थी मैंने आपको? मायस्थेनिया ग्रेविस। तो इस डिजीज के अंदर भी इसको क्या करना है? कॉन्ट्रा इंडिकेट आपको रखना है, किसको? सेफ्ट्रैक्सोन को। अच्छा एमसीक्यू बन सकता है आपके। ठीक है, जिन बच्चों को कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज पसंद है तो उनके लिए बेहतरीन एमसीक्यू है। ठीक है, और साथ साथ में देखो आप नोट डाउन भी करते जाइएगा अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, बाकी की ड्रग्स हम दे सकते हैं रीनल डिजीज के अंदर, मगर आप जेंटामिसिन को जो है कभी भी आपको नहीं लगाना है इन सारे कैटेगरीज वाले पेशेंट्स के अंदर। क्यों नहीं लगाना है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता दिया है। अब देखिए, जेंटामिसिन को ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करवाती है, और अगर हम इसको लूप डाययूरेटिक के साथ भी अगर हम इसको देते हैं तो तब भी ये और ज़्यादा ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करवाती है। ठीक है, तो लूप डाययूरेटिक्स के साथ में जेंटामाइसिन को भी नहीं देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस ई वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सेक्सुअल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन या फिर फीको ओरल? तो देखिए, हेपेटाइटिस ई जो है वो किस प्रकार से ट्रांसमिट होता है? तो देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब क्या है? लीवर के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना हेपेटाइटिस है। मगर हेपेटाइटिस काफ़ी डेंजरस कंडीशन हो सकती है। इसका जो नीडल स्टिक इंजरी होता है हेपेटाइटिस बी का, वो 3:1 होता है। लाइक एचआईवी से भी ज़्यादा फैलता है अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर आते हो हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट के। ठीक है, तो कोई ना, वो एक अलग अपना टॉपिक है। अपन को बस सिंपल सा देखना है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे अपन। हेपेटाइटिस किस किस वे से ट्रांसमिट हो सकता है। तो सबसे पहले पूछा गया आपसे हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में, तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? हेपेटाइटिस ई किस प्रकार ट्रांसमिट होता है? तो फीको ओरल रूट से। ठीक है,
जो फीकल ओरल रूट या फिर आप कह सकते हो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जो ट्रांसमिट होता है वो क्या है? हेपेटाइटिस ई। ये तो बात होगी फीको ओरल रूट से। अब देखो एक ई से यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा हेपेटाइटिस ई से। अगर हेपेटाइटिस ई हो रखा है किसको? प्रेग्नेंट वुमन को। और अगर वो कौन से ट्राइमेस्टर में है? सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ पे उसका क्या हो रहा है? डेथ हो सकती है मदर की एंड फीटस की। तो इस प्रकार के हेपेटाइटिस को आप क्या बोलोगे? फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस ई को जो है आप फुलमिनेंट हेपेटाइटिस भी कह सकते हो। इन स्पेशल सिनेरियो, सिनेरियो कौन सा है? प्रेग्नेंट वुमेन में अगर ये अफेक्ट होता है तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो क्या? फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। अगर पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट बनाएगा आजकल जो केजीएमयू और जो आपका जो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एम्स एग्जाम होने वाला है, वहाँ पे आजकल आपको कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू ज़्यादा पूछते हैं। थियरी से डायरेक्ट एमसीक्यू आपको कम पूछेंगे। तो ये क्लास जो है नोट सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केजीएमयू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना कि केवल केजीएमयू का आपको वहाँ पे टेम्पलेट दिख रहा है तो बस केजीएमयू का स्टूडेंट आएंगे यहाँ पे। नोट सेट वाले भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी सीरियस होकर इस क्लास को देखे, ठीक है। दूसरा देखिए, अपन वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं बाकी के वायरसेस के बारे में कि वो बाकी के जो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। इन दोनों का जो ट्रांसमिशन है सेम होता है, वो क्या है? कंटामिनेशन फूड एंड वाटर। अब इसके बाद में देखिए कौन सा आता है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो किससे फैलता है? डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड से। बी से बी, हेपेटाइटिस बी और बी से बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड या फिर आप कर सकते हो सिक्रेशन से। नेक्स्ट बात करता हूं मैं हेपेटाइटिस सी। इसके अंदर हेपेटाइटिस सी किसको फैलता है? कंटामिनेटेड ब्लड से। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछे कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस किसे कहते हैं, तो इससे क्या एमसीक्यू बनेगा कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस किसको बोलते हैं? हेपेटाइटिस सी को। क्योंकि आफ्टर ब्लड अपन ट्रांसमिट कर देते हैं और उस पेशेंट को हेपेटाइटिस हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। तो कौन सा होता है ये? हेपेटाइटिस सी। और देखिए नेक्स्ट वन कौन सा होता है? हेपेटाइटिस डी। तो जिन पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो रखा होता है उन्हीं को ज़्यादा रिस्क होती है हेपेटाइटिस बी होने की। तो ये भी जो है किस प्रकार से आपको जो फैल सकता है, तो कंटामिनेटेड फ्लूइड वगैरह सिक्रेशंस वगैरह से फैल सकता है ये भी। बट रेयर मिलता है काफ़ी, बट उनमें मिल सकता है जिनको हेपेटाइटिस बी हो रखा होता है। ठीक है, तो अपना हेपेटाइटिस के बारे में आपने सुपरफिशियली देख लिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू। In the emergency department, the nurse assesses a child suspected of having measles. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, एक पेशेंट आया है और नर्स ने असेस कर लिया चाइल्ड को कि भाई उसको क्या हो सकता है? मीजल्स हो रहा है, सस्पेक्टेड है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, सस्पेक्ट हुआ है, ठीक है। विच ऑफ दीज इंफॉर्मेशन कंट्रोल प्रिकॉशन शुड द नर्स इनिशिएट? तो अब देखो मीजल्स के अंदर किस प्रकार के इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस को इंक्लूड करना है हमें? एयरबोर्न प्रिकॉशन को, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन को, रिवर्स आइसोलेशन को, या फिर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन को? सॉरी, मीजल्स के अंदर आपको किस प्रकार के आइसोलेशन की नीड पड़ेगी? तो देखिए मीजल्स वाले केसेस के अंदर देखो क्या ट्रांसमिट इन्फेक्शन अगर ट्रांसमिट होगा तो किस प्रकार से होता है? एयरबोर्न, ठीक है। तो हमें प्रिकॉशन भी कौन सा रखना है? एयरबोर्न प्रिकॉशन हमें यहाँ पे रखना है। देखो कंफ्यूजन किस में होती है? ड्रॉपलेट में, एयरबोर्न में यहाँ पे रहता है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? एयरबोर्न प्रिकॉशंस के अंदर अपना आंसर जाएगा। और कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर जो एयरबोर्न प्रिकॉशन हमें काम में लेना है? तो ये लेना है सार्स के अंदर, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के अंदर। इसके बाद में किस में लेना है? वेरिसेला, जिसको हम कह सकते हैं चिकन पॉक्स। इसके बाद में किस में लेना होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो?
एयरबोर्न प्रिकॉशन ले सकते हो, मगर टीबी के अंदर ज़्यादा ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस भी लेते हुए देखा है हमने। तो यहाँ पे टीबी के अंदर ये वाला एमसीक्यू दोनों अगर ऑप्शन रहते तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी माना जाएगा। वहाँ पे एग्जाम जो ले रहा है वो क्या मानता है वो उन पे डिपेंड है, ठीक है। तो टीबी के अंदर जो मेनली है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस काम में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस को किस किस में काम में लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर वूपिंग कफ, इन सब के अंदर आप क्या करोगे, ये सब काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए तो एक टर्म आई है क्या, रिवर्स आइसोलेशन। इसमें हमें क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है इसको, पेशेंट को किससे प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉम स्टाफ्स। स्टाफ के अंदर क्या आ सकता है, दूसरे पेशेंट्स आ सकते हैं, या फिर जो नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, या फिर और जो हॉस्पिटल्स के अंदर वर्कर हैं वो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स आइसोलेशन, ठीक है। तो पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है इन सबसे कंटामिनेटेड होने से बचने के लिए, ये क्या होता है, रिवर्स आइसोलेशन होता है। तो इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, स्टाफ जो रहते हैं उनको स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। एमसीक्यू बन सकता है कि रिवर्स आइसोलेशन से प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या बेहतरीन अपना उपाय क्या हो सकता है। तो वहाँ पे हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट आंसर रहेगा अपना। तो जिन पेशेंट, और ये होता किसमें, रिवर्स आइसोलेशन किन पेशेंट को करना चाहिए, जिन पेशेंट के अंदर न्यूट्रोपिनिया देखने को मिले, उन पेशेंट के अंदर क्या करना चाहिए, रिवर्स आइसोलेशन हमें अप्लाई करना चाहिए। और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन किसमें करोगे, जो डायरेक्ट कंटामिनेशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, जैसे हेपेटाइटिस है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन रखोगे, अच्छे से आप डोनिंग डोपिंग करोगे, है ना। तो ये सब अपना आंसर रहते हैं। तो इसी के साथ ही अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। यहीं पे आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बता सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर प्रिपरेशन। थैंक यू।